पैनक्रेटाइटिस आधुनिक शैली की एक बढ़ती हुई बीमारी है, खासकर युवाओं को प्रभावित करती है। असहनीय दर्द, जैसे एक बच्चा कह रहा था हड्डी टूटी, हड्डी टूटने का उतना दर्द नहीं था जितना पैनक्रेटाइटिस का दर्द था। एक मेजर साहब कहते हैं गोली लगने का दर्द ऐसा नहीं था जो कि पैनक्रेटाइटिस का दर्द था। हमारे इलाज होने का मतलब है कि मरीज इज सिम्टम फ्री फॉर 1 ईयर, नो अटैक। सेकेंड थिंग, उसके ऑल पैरामीटर्स आर नॉर्मल। तीसरी बात, जब उसका MRCP कंपेयर होता है, नो प्रोग्रेशन, और उसका जो BMI है टुवर्ड्स नॉर्मलसी। पर सबसे बड़ा जो जज होता है मरीज ही होता है। मरीज कहता है मैं ठीक हूँ साहब, मेरे को सब चीज़ ठीक है, मेरे को पेट साफ हो रहा है, भूख लग रही है, नींद आ रही है, डाइजेशन हो रहा है, तो वही प्रमाण होता है। पैनक्रेटाइटिस में पैनक्रियाज के अंदर ऐसी सूजन हो जाती है कि इसके अंदर बनने वाले एंजाइम्स बाहर नहीं आ पाते हैं, अंदर ही अंदर खाने लगते हैं, ऑटोफैगी, तो रक्षक ही भक्षक हो जाता है। जिन लोगों ने इलाज पूरा किया है उनमें मोर देन 70% आर लिविंग हेल्दी फॉर एवर। पैनक्रेटाइटिस इज नो मोर ए फियर, दैट इज द मैसेज ऑफ पढ़ाओ। मैं वैद्य बालेंद्र प्रकाश आज आपके सामने बैठा हूँ। मेरे कुछ समय से आप भी थी सोशल मीडिया पर हमारे मरीज अपने अपने अनुभव शेयर करते रहते हैं। कई बार मैंने भी इसके बारे में कुछ बोला है, तो मैंने देखा है कि गूगल की सर्च में या और जगह कमेंट्स में कुछ सवाल बार बार आते हैं। उन सवालों को हमने लेकर आज आपके सामने पेश हुआ हूँ और कुछ जवाब मैंने देने की कोशिश की है। आपको आशा है लाभ करेंगे। और इसके बावजूद भी अगर आपके अंदर कोई सवाल हैं, कोई कमेंट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको भेज सकते हैं। धन्यवाद। मैंने बताया ना, मेरी पहली कहानी है पिताजी की, पर मैं अगर अपनी कहानी बोलूँगा तो मुझे याद आता है 84 जुलाई। 13 जुलाई 84 को मेरा BMS की डिग्री आई और खबर आई कि मैं पास हो गया। और दुर्भाग्य है कि उसी दिन पिताजी को अटैक आया, पिताजी बिस्तर से नहीं उठ पाए। तो वो लेटे हुए हैं और एक मरीज मेरे पास आता है चंडीगढ़ से, मिडिल एज है, पेट फूला हुआ है, ऐसे लेटे हुए हैं, जबान बाहर निकली हुई है, आंख फटी हुई है और लार निकल रही है मुंह से, बुखार तेज है। और उनको BSF के हैं वो, और उनको डॉक्टरों ने पैनक्रेटाइटिस बोला है, एक बड़ा सा लंप है पेट के अंदर, और कोई उनको कैंसर भी बोल रहा है। तो मुझे याद पड़ता है कि पिताजी लंबी सी बरामदा था, गैलरी थी, उसमें उनका दवाखाना था, वो सहारा लेके जा रहे थे। उन्होंने उस मरीज को देखा, फिर जब अपने कमरे में वापस चले गए तो मेरे को बोले, बेटा तुम्हें मरीज नहीं मिलते जो इसको हाथ लगा रहे हो। मतलब उनके हिसाब से, उनकी नज़रों के हिसाब से वो लाइलाज था। मैंने कहा नहीं बाबूजी, ये ठीक हो जाएगा। और खैर मैंने उस मरीज के साथ मेहनत की, वो मरीज ठीक रहा और बिल्कुल ठीक हो गया। और उसका वो जो सिस्ट थी, जो बड़ा सा बॉल था, वो फाइब्रोज्ड हो गया, बिल्कुल कैल्सिफाइड हो गया। तो वो मेरा पहला केस था। उससे मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ, क्योंकि वो मरीज मैंने बगैर पिताजी की इंटरवेंशन के द्वारा किया था। देखिए, मैं कोई पैनक्रेटाइटिस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। मेरा एक सीधा साधा फार्मूला है कि जब मरीज आते हैं मैं उनसे जानकारी लेता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, आयु क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, कितने पढ़े हो, क्या काम करते हो, क्या खान पान है, क्या रहन सहन है, कब सोते हो, कब उठते हो, ये सब हमने आंकड़े इकट्ठे किए और इसको बोल डेमोग्राफी। और तो उस डेमोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें आई, और जब उनको हमने डॉक्यूमेंटेशन किया, फिर टेबुलेशन किया, फिर पब्लिकेशन किया, तब कुछ आंकड़े ऐसे आए जो कि आज की किताबों से भिन्न है। और वो होंगे भी, क्योंकि अभी तक पैनक्रेटाइटिस के ऊपर जो भी आंकड़े हमारे देश में प्रकाशित किए जाते हैं वो सब वेस्ट के हैं। हिंदुस्तान के आंकड़े कई छोटी छोटी जगह से किसी ने किए हैं, समग्र तौर पर कोई नहीं जानता कितने मरीज हैं। तो अब 2000 मरीज जब हो गए, तो हमने 100 मरीजों पर, 200 मरीजों पर, 500 मरीजों पर, 1000 मरीजों पर जब अपने आंकड़ों को एनालाइज किया, तो हमें एक चीज़ पता चली कि सबसे ज़्यादा मरीज यूपी के हैं। जबकि किताबों में लिखा है साउथ इंडिया, कोई पब्लिश करके चला गया तो हर जगह साउथ इंडिया कोट होता है, तो वो पेपर 1000 बार कोट हुआ। अब आप 1000 बार झूठ को सच बोलोगे तो सच तो होगा नहीं, क्योंकि किसी ने आंकड़ा ही नहीं बनाया। उसी तरह वेस्ट में शराब पीते हैं, शराब वाले हैं। हमने जब देखना शुरू किया तो हमने देखा यार शराब पीने वाले तो बहुत कम हैं। तो करीब 67% ऐसे जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, और 20% है जिन्होंने खरीद के नहीं पी। तो जो सामने आया वो हमने लिखा है, और हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि हमको कुछ और कारणों की तरफ भी अपना दिमाग देना चाहिए। और अभी एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा आया कि सोते कब थे, तो पता चला कि 93% लोग सब रात को देर से सोने वाले थे, 12 बजे के बाद। अब सोने से क्या संबंध है, तब उसको देखा तो पता चला कि रात को सोने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, और रात को सोने से, नहीं सोने से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन नहीं मिलता है। तो उधर लिवर और पैनक्रियास की सूजन बढ़ी, मेलाटोनिन मिला नहीं तो हो गया।
तो केवल पेनक्रियाज ही नहीं, आज लीवर की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और लीवर और पेनक्रियाज दोनों आसपास हैं, और लिवर में भी फैटी लिवर है और उधर भी फैटी पेनक्रियाज है। तो हमारी जीवन शैली, खान पान, रहन सहन, इसका असर हमने अपने अध्ययन में देखा है, जो कि हम कर रहे हैं। हमारे देश के एलोपैथिक डॉक्टर इलाज करने में इतने मसरूफ रहते हैं कि वो चाह के भी इस तरह के आंकड़े नहीं बना सकते। और मैं समझता हूँ कि अगर ये आंकड़े जो मैंने जिस तरह से बनाए हैं देश के हर हॉस्पिटल में बनाए जाएं तो उनको वही मिलेगा जो मेरे को मिला है। मैं एक रसवैद्य हूँ। रसवैद्य के लिए लिखा जाता है, न रोगाणाम न दोषाणाम न दूषणाम परीक्षाइत न देशस्य न कालस्य कार्य रस चिकित्सके। वात पित्त कफ आयुर्वेद के कड़ी है, परंतु जो रस शास्त्र है इसमें वात पित्त कफ, दोष दूष्य, इन सबको गौण रखा गया है। तो मैं क्योंकि रस शास्त्री हूँ, मैं ज़्यादा वात पित्त कफ समझता नहीं हूँ, और मैं क्योंकि आधुनिक काल का इंटीग्रेटेड मेडिकल सिस्टम का एक ग्रेजुएट हूँ, BAMS, ब्रिज बिटवीन आयुर्वेद एंड मॉडर्न साइंस। मैंने मॉडर्न मेडिसिन के भी सूत्र पढ़े हैं, आयुर्वेद के भी पढ़े हैं, तो मेरा फार्मूला बिल्कुल सही है। यूज़ मॉडर्न डायग्नोस्टिक टू ascertain द कन्फर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, यूज़ emergency medicine to avoid the emergencies, and use Ayurvedic treatment protocol of diet, lifestyle, medicine to cure the patient। तो मैं वात पित्त कफ के बारे में जानकारी देने के लिए आई थिंक आई एम नॉट कम्पिटेंट, परंतु आयुर्वेद की किताबों में पेनक्रियाज या पेनक्रियाटाइटिस नाम का शब्द उल्लेख नहीं है। मैं जो भी करूँगा वो एक अनुमान के हिसाब से करूँगा, और जब तक मेरे पास प्रत्यक्ष नहीं होगा मैं केवल अनुमान के आधार पर बातें करना ना सुनना पसंद नहीं करता हूँ। पेनक्रियाटाइटिस में पेनक्रियाज के अंदर ऐसी सूजन हो जाती है कि इसके अंदर बनने वाले एंजाइम्स बाहर नहीं आ पाते हैं, अंदर ही अंदर खाने लगते हैं, ऑटोफेगी, तो रक्षक ही भक्षक हो जाता है। देखिए, एक्यूट और क्रॉनिक अगर ले पर्सन में देखेंगे तो कोई बीमारी आज हुई है और पुरानी हो जाए तो क्रॉनिक कहलाएगी, पर कैम्ब्रिज क्लासिफिकेशन में साफ है कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस वो है कि अटैक 10 आए, अटैक 50 बार आए, पर उसकी इमेज में कोई चेंजेस नहीं आए, वो एक्यूट कहलाएगी। और क्रॉनिक कहलाएगी कि अटैक पहला ही आया या नहीं भी आया और इमेज कराई उसके अंदर चेंजेस हैं, तो क्रॉनिक कहलाएगी। तो चेंजेस इन पेनक्रियाज, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन पेनक्रियाज इज कॉल्ड क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस, और नो चेंजेस कॉल्ड एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। मैं जो दवाई देता हूँ दोनों की दवाइयों का प्रोटोकॉल ऑलमोस्ट सेम है। हिंदी में पेनक्रियाज को अग्नाशय बोला गया है, आयुर्वेद की किताबों में तो नहीं लिखा, पर बाद में इसको एक नाम दिया गया। और पेट के अंदर अग्नि के अलावा होता क्या है? आमाशय, अग्नाशय, यकृत, ड्यूडेनम, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। तो जब ये डिस्टर्ब होंगे तो हमारी अग्नि तो डिस्टर्ब हो ही जाएगी। तो अग्नि को हवा भी चाहिए, अग्नि को पानी भी चाहिए, अग्नि को फूस भी चाहिए। तो कौन सा ऑर्गन क्या दे रहा है, ये अलग चीज़ है। अभी तक जो आंकड़े आए हैं, चाहे क्लिनिकल या एक्सपेरिमेंटल, ये पेनक्रियाटाइटिस प्रोटेक्टिव है, सूजन को ख़त्म करती है, और जो डैमेज हो चुका है उसको रिवर्स नहीं करती है, पर जिसको एक्यूट कंडीशन में एडिमा दिख रहा है, इन्फ्लेमेशन दिख रही है, उसको ठीक कर देती है। तो जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं पक्के वाले, उनको ठीक नहीं कर पाती है, पर आगे प्रोग्रेशन नहीं होता है। अमर जो है, हम आयुर्वेद में हम लक्षणों का इलाज नहीं करते हैं। अमर को देखा गया है कि जब मरीज को देते हैं पेन की अवस्था में, तो कई बार पहली डोज से अमर में ठीक हो जाता है, नहीं तो हम 2-3 दिन जो मॉडर्न मेडिसिन की सहायता से, उनके डॉक्टरों की सहायता से हम पेन किलर देते हैं, और 4-5 दिन में फिर पेन किलर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अमर का जो ट्रीटमेंट है अभी आज की तारीख में हम 1 साल तक खिलाते हैं, परंतु हम ये कह नहीं सकते कि 1 साल का इलाज है। इसके लिए भी कुछ बायोमार्कर बनने चाहिए। देश के कुछ साइंटिस्टों के साथ हमारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर जब तक बायोमार्कर पैदा नहीं होंगे कि अमर क्या करती है, किस लेवल पे पेनक्रियाटाइटिस पैदा होती है, ये सब अनुसंधान का विषय है। पर फिलहाल अमर 1 साल तक डाइट, लाइफ स्टाइल और मेडिसिन के तौर पर खिलाई जाती है, जिसमें करीब 90% लोग ठीक रहते हैं। पंचकर्म तो नहीं, परंतु मानसिक और शारीरिक विश्राम जरूरी है। और इसके साथ एक दवा है जो कि हिपेटोप्रोटेक्टिव है, एक दवा है जो डाइजेस्टिव है, और कुछ दवाइयाँ जैसे मल्टीविटामिन हैं जिसका विटामिन B12 कम है, D3 कम है, उनको साथ में दिया जाता है। पर अमर इसमें पेनक्रियाटाइटिस की मुख्य आधार है, पर उसके साथ 2-4 दवाइयाँ हम और भी देते हैं। देखिए, किसी भी आहार हमारी बॉडी का ईंधन है, जरूरी है। तो हम पेनक्रियाटाइटिस के मरीजों में, किसी भी मरीजों में एक संतुलित भोजन देते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का समावेश होता है। 3 टाइम नाश्ता, 3 टाइम खाना, और करीब 2000 से 2200 कैलोरी होती है। हमारी बॉडी को फैट भी चाहिए, तो 25 से 30 ml फैट, जितना वजन है उतने ग्राम प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, और बीच में खाने के बीच में घूंट घूंट पानी, ये सब का निदान हम करते हैं। और साथ में सम्यक नींद, अर्धरोग हरी निद्रा,
आधी बीमारियां नींद से ठीक होती हैं, तो सोने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम, ये सब हम मरीजों को बताते हैं। हमारे इलाज होने का मतलब है कि मरीज इज सिम्टम फ्री फॉर 1 ईयर, नो अटैक। सेकेंड थिंग, उसके ऑल पैरामीटर्स आर नॉर्मल। तीसरी बात, जब उसका MRCP कंपेयर होता है, नो प्रोग्रेशन, तो ये एक है। और उसका जो BMI है टुवर्ड्स नॉर्मलसी, बड़ा हुआ है तो कम होना, कम है तो बढ़ा हुआ होना, ये हम चीज़ के चलते हैं। पर सबसे बड़ा जो जज होता है मरीज ही होता है। मरीज कहता है मैं ठीक हूँ साहब, मेरे को सब चीज़ ठीक है, मेरे को पेट साफ हो रहा है, भूख लग रही है, नींद आ रही है, डाइजेशन हो रहा है, तो वही प्रमाण होता है। जिन लोगों ने इलाज पूरा किया है उनमें मोर देन 70% आर लिविंग हेल्दी फॉर एवर। हमारे पास प्रमाण है कि हमने प्रोग्रेशन रोका है, इस बात का पूरा प्रमाण है, पर रिवर्सल नहीं होता, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। ये बीमारी है प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल एलोपैथी के हिसाब से, पर यहाँ पर जो लोग ठीक होते हैं वो ठीक ही रहते हैं, उनमें प्रोग्रेशन नहीं होता है। अमूमन पैनक्रेटाइटिस में 20 से 55% लोगों को डिपेंडिंग ऑन द टाइप कैंसर हो जाते हैं। पर हमारे पास जो 2200 मरीजों का डेटा है पिछले 30 सालों में, हमने यही देखा है कि इनमें किसी को भी कैंसर का प्रोग्रेशन नहीं होता है। हेतु मीन्स कॉज, और जब कॉज नहीं होता तो सिम्टम की चिकित्सा होती है। तो पेनक्रियाज में एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी हो गई है, एंजाइम्स नहीं बन रहे तो एंजाइम्स देते हैं, और पेन है तो पेन किलर देते हैं। मैं समझता हूँ कि अमर जो है कॉजेटिव फैक्टर को दूर करती है, मिनरल डेफिशिएंसी, और वो क्योंकि सिम्टम को ना ठीक करके कॉज को ठीक कर रही है, इसलिए इसके दौरान पेन किलर और एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिनको पेनक्रियाज डैमेज हो गया है और इंसुलिन लगती है, वो इंसुलिन लगती रहती है। हाँ, पेनक्रेटाइटिस में कई बार इंसुलिन लग के भी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है, तो डायबिटीज़ का गुड मैनेजमेंट अमर खाने के बाद हो जाता है, पर एलोपैथी की दवा लेनी पड़ती है उसके लिए। और जहाँ तक सीडोसिस फॉर्मेशन है, उसमें देखा गया है कि 1-2 केसेस में फ़ायदा नहीं भी हुआ है, सीडोसिस बढ़ गई है, पर ज़्यादातर केसों में सीडोसिस सॉलिडिफाई हो जाती है, फाइब्रोज हो जाती है, और किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि कम हो जाती है। पर आई थिंक इसके लिए भी लार्ज स्केल स्टडीज चाहिए कि कौन सी सीडोसिस पे काम करती है, कौन सी सीडोसिस पे काम नहीं करती है, पर फ़ायदा ज़रूर करती है। जब एलोपैथी में इसका इलाज ही नहीं है तो क्यों अपना सिर मारना उसमें। तो मैं समझता हूँ जिसको पेनक्रेटाइटिस डायग्नोज हो उसको तुरंत पड़ाव की तरफ रुख करना चाहिए, जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी ठीक होगा। मरीज जो पेनक्रेटाइटिस के हमारे पास आते हैं उनको 3 हफ्ते के लिए हम पड़ाव स्थित अपने सेंटर में रखते हैं, जहाँ पर एक मरीज, एक तीमारदार, 21 दिन का खाना पीना, रहना, इलाज, टेस्ट वगैरह सब मिला के आज की तारीख में 2,35,000 रुपये खर्चा आता है। उसके बाद वो 1-1 महीने की दवाई पड़ाव से लेता रहता है, जिसका खर्चा करीब 15-20,000 रुपये महीना आता है। पेनक्रेटाइटिस आधुनिक शैली की एक बढ़ती हुई बीमारी है, खासकर युवाओं को प्रभावित करती है। और जब किसी बच्चे को 15 साल के, 17 साल के, 19 साल के दर्द होता है तो उसके माँ बाप के दिल पर जो बीतती है वो माँ बाप ही जान सकते हैं। असहनीय दर्द, जैसे एक बच्चा कह रहा था हड्डी टूटी, हड्डी टूटने का उतना दर्द नहीं था जितना पेनक्रेटाइटिस का दर्द था। एक मेजर साहब कहते हैं गोली लगने का दर्द ऐसा नहीं था जो कि पेनक्रेटाइटिस का दर्द था। तो उस समय वो बड़े हताशा और निराशा में होते हैं, और जब पता चलता है बीमारी ठीक नहीं होती है तो वो मन से टूटे हुए, शरीर से टूटे हुए वेदना नहीं देख पाते हैं। तो मेरे लिए, उनके लिए एक ही मैसेज है कि पड़ाव में समाऊँ, जो मेरे बुजुर्ग के पिताजी द्वारा ये आविष्कार इंसिडेंटल हुआ, मैंने इसे सोच के हो गया, ये एक रामबाण है। और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार, हमारे समाज अगर इस काम में हमारा सहयोग करे, इसके अनुसंधान में, तो हम दुनिया को एक बेजोड़ दे पाएंगे, क्योंकि पेनक्रेटाइटिस की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जो आंकड़े आए हैं, रात को देर तक जगना, नाश्ता नहीं करना, इसके प्रति भी जागरूकता होनी चाहिए और अध्ययन होने चाहिए कि अगर हम इसको कम करेंगे तो क्या बीमारी ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारे जो एफर्ट्स हैं, हमारा जो अनुभव है, उसको विज्ञान के साथ जोड़ते हुए इसका फ़ायदा प्रिवेंशन में और क्योर में पेनक्रेटाइटिस का दें।